कोई भी शक्ति, कोई भी ताकत और कोई भी माहौल मुझे कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी और इस विचारधारा से अलग नहीं कर सकता। 2027 में निश्चित तौर पे बीजेपी उत्तर प्रदेश में चुनाव हारने जा रही है। नरेंद्र मोदी किस मुंह से परिवारवाद की बात करते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। जुमलेबाजी और सिर्फ इवेंट वाली सरकार है। बीजेपी चुनाव नहीं लड़ती। एसआईआर का सहारा लेकर, चुनाव आयोग का सहारा लेकर, सारी ईडी, सीबीआई जितनी संवैधानिक संस्थाएं हैं, उन सब का सहारा लेकर बीजेपी चुनाव जीतती है। इनकी ज्यादा दिन ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी। कांग्रेस पार्टी ने कभी इस तरीके से पार्टियों को खत्म करने की साजिशें नहीं रची। साथियों नमस्कार, मैं राजेश शर्मा और सेव इंडिया न्यूज के मंच पर आपका स्वागत है। हमारे साथ अवनीश काजला जी हैं और आप बहुत सीनियर छात्र नेता रहे, एनएसयूआई के यहाँ प्रेसिडेंट रहे और यहाँ अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष रहे। अभी यात्रा निकली सहारनपुर से लेकर गौतम बुद्ध नगर तक और मैं देख रहा था लगातार अवनीश काजला जी को बहुत संकट का सामना इन्हें करना पड़ा कि बार बार मुजफ्फरनगर में अलग अलग हंगामा हुआ, मेरठ में अलग हंगामा हुआ और वहाँ तक एक तरफ यात्रा का पूरा प्रेशर था और एक तरफ पूरे प्रशासन का लगा कि प्रशासन यात्रा करने नहीं दे रहा। तो आज हमारे साथ अवनीश काजला जी, हम लोग बात करेंगे। काजला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद भैया, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और बताओ कैसे हो? बस सब बढ़िया। तो आजकल जो यात्रा आपकी निकली, जो किसान यात्रा निकली, मैं देख रहा था लगातार सोशल मीडिया पे आप मुजफ्फरनगर में पुलिस से आप लड़ रहे हो, सहारनपुर में लड़ रहे हो, गौतम बुद्ध में। तो पुलिस से लड़ने की कांग्रेसियों को आदत है या कोई दिक्कत थी? देखिए, एक ऐसी यात्रा जो किसान नौजवान बचाओ यात्रा का आयोजन यूथ कांग्रेस ने किया और ये सहारनपुर से लेकर पहले फेज की यात्रा गौतम बुद्ध नगर तक जानी थी। बहुत जिले ऐसे रहे, जैसे सहारनपुर में यात्रा निकली, बागपत में निकली, गाजियाबाद में निकली, बुलंदशहर में निकली यात्रा और इसके साथ साथ मेरठ, मुजफ्फरनगर और गौतम बुद्ध नगर में प्रशासन ने यात्रा को रोकने का काम किया। जब कोई यात्रा सहारनपुर से चली है और सहारनपुर से यात्रा निकल के मुजफ्फरनगर आई, तो प्रशासन के अंदर कहीं ना कहीं जो किसान और नौजवान के मुद्दे को लेकर ये यात्रा थी, तो कहीं ना कहीं शासन प्रशासन को लगा जो किसानों के मुद्दे हैं, नौजवानों के मुद्दे हैं, अगर कांग्रेस पार्टी उन्हें जनता के बीच में लेके जा रही है तो उनकी पोल खुलने का काम कर रही है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन के मन में भय उत्पन्न हुआ और उन्होंने व्यवधान डालने की कोशिश की, डराने की कोशिश की और जिस तरीके से यात्रा को जगह जगह रोकने की कोशिश की, तो कहीं ना कहीं वो किसान और नौजवान के मुद्दों को दबाना चाहते हैं। अध्यक्ष जी, 2000 क्योंकि 2027 आने वाला है विधानसभा का चुनाव और मुझे लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में तमाम पॉलिटिकल पार्टियां अब उस रूप में आ गए हैं कि चुनाव का ये समझो कि आह्वान कर दिया गया। आपको क्या लग रहा है कि 2027 के कैसे रिजल्ट आने वाले हैं? देखिए, अभी 2027 दूर है और अभी सभी पार्टियां लगभग जो तैयारी कर रही हैं, मैं आपको बता दूं, कांग्रेस पार्टी भी 403 विधानसभाओं पे अपना संगठन मजबूत कर रही है। लगातार हमारे जो उत्तर प्रदेश के प्रभारी अविनाश पांडे जी, उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष अजय राय जी हर विधानसभा, हर जिले में जाकर कार्यकर्ताओं के साथ संवाद कर रहे हैं, संगठन को मजबूत दे रहे हैं और चिन्हित कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी कहाँ मजबूती के साथ चुनाव लड़ सकती है। और कांग्रेस पार्टी की मैं समझता हूं कि 2 महीने के अंदर संगठनात्मक रूप से पूरी मजबूती के साथ मैदान में उतरने की तैयारी हम सब लोग अपनी पूर्ण कर लेंगे। जब 2024 के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के चुनाव हुए तो समाजवादी पार्टी देश की तीसरे नंबर की पार्टी बनी, सबसे ज़्यादा 36 लोकसभा सीटों वाली पार्टी बनी। तो ये कहा गया बाद में कि ये जो पूरी ताकत थी इसके पीछे की राहुल गांधी की ताकत थी। देखिए, बिल्कुल इसमें कहीं ना कहीं एक बात में सच्चाई है कि जब देश का चुनाव होता है तो कांग्रेस पार्टी मुख्य विपक्ष के रूप में भूमिका निभा रही है और इंडिया अलायंस का सबसे बड़ा दल कांग्रेस पार्टी है और कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े चेहरे और इंडिया अलायंस के हैं वो राहुल गांधी जी हैं। राहुल गांधी जी के फेस पर चुनाव हुआ, राहुल गांधी जी के फेस पर वोट पड़ी और निश्चित तौर पर जब कोई गठबंधन होता है तो दोनों दलों की शक्ति लगती है, दोनों दलों के कार्यकर्ताओं की शक्ति लगती है, तो उसके बेहतर रिजल्ट आए और जो राहुल जी के प्रति उत्तर प्रदेश के वोटरों की जो जिस तरीके से झुकाव आया 2024 के चुनाव में, मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक था और 2027 और 2029 में भी आपको इससे ज़्यादा बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश के वोटरों का रुझान कांग्रेस पार्टी और गठबंधन को मिलेगा। ऐसा नहीं लगा जैसे राहुल गांधी की पूरी ताकत थी, इस दौरान भारत जोड़ो यात्रा भी चली थी उससे पहले, सीट पर कम आई कांग्रेस की? देखिए, सीट कांग्रेस पार्टी 17 सीटों पर चुनाव लड़ी और मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी 17 सीटें वो थी जो बहुत मुश्किल सीटें थी। उन मुश्किल सीटों पे भी कांग्रेस पार्टी का जो प्रदर्शन रहा वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहा। कांग्रेस पार्टी ने
बहुत सारी सीटें जीती और कुछ सीटों पर बड़े कम मार्जिन से शासन प्रशासन की जो भूमिका रही, चुनाव आयोग की जो भूमिका रही, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के चुनाव से पहले खाते सीज कर दिए गए, जिस तरीके से विपक्ष को चुनाव मैदान में जिस तरीके से विपक्ष को मौका मिलना चाहिए इलेक्शन में, लोकतंत्र में, तो चुनाव आयोग की मिलीभगत के चलते कहीं न कहीं थोड़ा बहुत नुकसान रहा। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ने जो समर्थन दिया वो एक अपने आप में इतिहास है। 2014 के बाद में जो लहर आई बीजेपी की और चारों तरफ पूरा एकदम सब हिंदुत्व में जो पूरा भाजपा में कर दिया पूरे देश को, आप डगमगाए, कभी लगता नहीं आपको कि आप जिस संगठन में हो कि कभी दल बदल लो, ऐसा कभी लगा, देखिए, कभी मैं मन में आया कोई आपको ऐसा बड़ा भाव? स्पष्ट कर दूं, मैं वैचारिक रूप से कांग्रेस पार्टी के साथ हूं। मैं राहुल जी को नेता मानता हूं, प्रियंका जी को नेता मानता हूं। और जब मैं छात्र राजनीतिक जीवन में था, तो उसी छात्र राजनीतिक जीवन में मैं सबसे पहले अगर किसी नेता से प्रभावित हुआ तो वो राहुल गांधी थे। राहुल जी उत्तर प्रदेश में लगातार काम कर रहे थे। राहुल जी नौजवानों को राजनीति में ऊपर ले जाने का काम कर रहे थे। मैं अपनी बताऊं, राहुल जी ने हम जैसे एक आम किसान परिवार के, मैं एक साधारण से किसान परिवार से निकल के छात्र राजनीति में आया और एक संगठन में जहां अध्यक्ष बनने के लिए कहीं न कहीं बहुत अगर पहले की मैं बात करूं, लोगों को मौके नहीं मिलते थे। राहुल जी ने खुला मंच दिया। उस खुले मंच की वजह से मैं प्रदेश का अध्यक्ष बना, मैं जिला अध्यक्ष बना, मैं विधानसभा चुनाव लड़ा, मैं ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का मेंबर रहा और विभिन्न पदों पर कांग्रेस पार्टी ने मुझे मौका दिया। तो कहीं न कहीं जो राहुल गांधी जी की एक सोच थी और उस सोच के साथ मैं हूँ और कोई भी शक्ति, कोई भी ताकत और कोई भी माहौल मुझे कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी और इस विचारधारा से अलग नहीं कर सकता। आप लंबे समय से कांग्रेस में हो और आपकी मतलब कांग्रेस में आपकी जड़ भी है, तो अभी जो 2027 का चुनाव है, तो कोई इरादा है किसी विधानसभा से इस बार चुनाव लड़ने का? देखिए, 2027 में कांग्रेस पार्टी जहां भी जिस भूमिका में मुझे तय करेगी, संगठन के रूप में, चुनाव लड़ने के रूप में, जो भी पार्टी की भूमिका होगी मैं उसे पूरे मन के साथ निभाने का काम करूंगा। पार्टी के दिशा निर्देश पर चलने वाला हूं, मैं अनुशासित सिपाही हूं। कांग्रेस पार्टी की जो भी गाइडलाइन मेरे लिए जो भी पार्टी ने सोचा होगा मैं उस पर काम करूंगा। कोई विधानसभा ऐसी आपने चिन्हित की हो जिस पर आप तैयारी कर सकें? देखिए, पार्टी तय करेगी किसे चुनाव लड़ना है, किसे संगठन में भेजना है और इसी पे अभी हमारी प्रयास चल रहा है। हमारे संगठन प्रभारी जो पूरे उत्तर प्रदेश के प्रभारी अविनाश पांडे जी, अजय राय जी, वो तमाम इन सब चीज़ों पर विचार कर रहे हैं कि किसको संगठन में स्थान देना है और किसको चुनाव लड़ाना है। पश्चिम बंगाल के अभी चुनाव हुए हैं विधानसभा के, और चूंकि लगातार 3 बार से जिस तरह जो स्थिति वहाँ तृणमूल कांग्रेस की थी, ऐसी स्थिति आमने सामने की बीजेपी की थी। इस बार चुनाव जीत गई और लगातार लोग कहते हैं कि तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष ममता बनर्जी से कई बार प्रस्ताव भी गया कांग्रेस का कि गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे, लेकिन वो मानी नहीं। तो आपको लग रहा है कि अगर गठबंधन में होती तृणमूल कांग्रेस तो वहाँ बीजेपी जीतती नहीं? देखिए, हर इस प्रदेश की एक अलग राजनीतिक व्यवस्था है और पश्चिम बंगाल के अंदर कांग्रेस पार्टी ने कभी भी गठबंधन के लिए, मैं समझता हूं कि इस तरीके का कोई प्रस्ताव कांग्रेस पार्टी की तरफ से गया नहीं है। ममता बनर्जी ने चुनाव लड़ा, ध्रुवीकरण का चुनाव था और आपने देखा किस तरीके से एसआईआर का सहारा लेकर, किस तरीके से पूरे जिस तरीके से तंत्र को लेकर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है, चुनाव आयोग का सहारा लेकर, सारी ईडी, सीबीआई जितनी संवैधानिक संस्थाएं हैं, तो अकेले बीजेपी चुनाव नहीं लड़ती। पूरा बीजेपी के जो सहयोगी दल हैं, चाहे ईडी है, सीबीआई है, चाहे बीजेपी का मैं समझता हूँ चुनाव आयोग है जो उसकी बी टीम के रूप में काम कर रहा है, तो उन सब का सहारा लेकर बीजेपी चुनाव जीतती है। लेकिन मैं बिल्कुल बता देना चाहता हूँ आपको कि ये चीज़ें ज़्यादा दिन नहीं चलने वाली। ये देश कभी भी तानाशाही को पसंद नहीं करता। ये देश लोकतांत्रिक देश है, लोकतंत्र में विश्वास रखने वाला देश है। इनकी ज़्यादा दिन ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी। अच्छा, 2013 की जब हम बात करते थे तो आम आदमी पार्टी का एक तूफान आया था और तूफान कांग्रेस के खिलाफ था, बीजेपी के खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ था। हालांकि ये अलग बात है कि दिल्ली में बीजेपी का आमना सामना हुआ, लेकिन जब आम आदमी पार्टी आई तो कांग्रेस को किनारा हो गया। और अब जैसे दिल्ली सरकार या दिल्ली में आम आदमी पार्टी सत्ता से बाहर गई, तो क्या मेरा मतलब कहने का ये है कि क्या आम आदमी पार्टी वो बीजेपी के सामने प्रतिद्वंद कर रही है या कांग्रेस के सामने? जितने भी कांग्रेस शासित राज्य है वहीं आम आदमी पार्टी का वर्चस्व है, जहां बीजेपी का वहां आम आदमी पार्टी टिक नहीं पा रही। देखिए, अब पंजाब में भी है।
कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है, अभी आपने कहा कि ये 2013 में कांग्रेस पार्टी की सरकार के समय पर उत्पन्न हुई पार्टी है, लेकिन कभी कांग्रेस पार्टी ने दमन की राजनीति पर विश्वास नहीं किया, लोकतंत्र पर विश्वास किया। कांग्रेस पार्टी ने कभी इस तरीके से पार्टियों को खत्म करने की साजिशें नहीं रची। कांग्रेस पार्टी के खिलाफ आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ। बहुत से राज्यों में चुनाव लड़ती है आम आदमी पार्टी, और आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं आप देखिए सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की मदद करने का काम हो रहा है। कहीं ना कहीं जहां कांग्रेस को विपक्ष के तौर पर गुजरात में वोट किसने काटा? आम आदमी पार्टी ने। गोवा में किसने वोट काटा? आम आदमी पार्टी ने। तो तमाम ऐसे स्टेट्स हैं जहां सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी वोट काटने का काम करती है, इसके अलावा और कुछ नहीं। पंजाब में सरकार है इस समय आम आदमी पार्टी की, और हमें लगता है 2027 में फिर चुनाव है, तो वहाँ मुख्य प्रतिद्वंदी पार्टी कौन है आम आदमी पार्टी की? देखिए, कांग्रेस पार्टी वहाँ सरकार बनाने जा रही है। किसानों का जिस तरीके से वहाँ गुस्सा है, युवाओं में जिस तरीके से वहाँ नाराजगी है भगवत मान सरकार आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ, तो निश्चित तौर पर वहाँ विपक्ष की भूमिका कांग्रेस पार्टी निभा रही है। जनता के मुद्दे वहाँ कांग्रेस पार्टी उठा रही है। लगातार कांग्रेस पार्टी का संगठन वहाँ काम कर रहा है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि 2027 में दोबारा पंजाब की जनता कांग्रेस पार्टी को जिताने का काम करेगी। 7 राज्यसभा सांसद आम आदमी पार्टी के बीजेपी में शामिल हो गए, तो उसकी मुख्य वजह आपको क्या लग रहा है? देखिए, आप देखिए, राघव चड्ढा जब तक आम आदमी पार्टी में थे, विपक्ष में थे, तो सबसे बड़े भ्रष्टाचारी थे। लवली प्रोफेसर यूनिवर्सिटी के मालिक, जिनके घर पे ईडी 10 दिन पहले दस्तक दे रही थी, वो जैसे भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करते हैं तो वॉशिंग मशीन की तरह साफ हो जाते हैं। कोई अब भ्रष्टाचारी इनमें से नहीं बचेगा। तो बीजेपी ही एक ऐसी पार्टी है जो ईडी, सीबीआई, तमाम संवैधानिक संस्थाओं का इस्तेमाल करके दूसरे दलों के नेताओं पर प्रभाव डाल के, उन्हें डरा कर, उनको प्रेशराइज करके भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कराती है। आप देखिए किस तरीके से अमित शाह ने खुद कहा कि हेमंत बिस्वा शर्मा सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी जेल में डालने का काम करेंगे। वो भारतीय जनता पार्टी ने चीफ मिनिस्टर बना दिया सामने। शुभेंदु अधिकारी को देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि सबसे ज़्यादा करप्ट है। वीडियो वायरल थी शुभेंदु अधिकारी की, प्रधानमंत्री उन पे भाषणों में जवाब दे रहे थे। क्या होया? आज पश्चिम बंगाल का चीफ मिनिस्टर बना दिया। तो बीजेपी की करनी और कथनी में नाम लिया गया था। अजीत पवार, ऐसे तमाम बहुत नेता हैं। कथनी और करनी में अंतर है। नरेंद्र मोदी किस मुंह से परिवारवाद की बात करते हैं मुझे समझ में नहीं आता, मंचों से करते हैं। आप देख लीजिए, परिवारवाद का सबसे बड़ा उदाहरण बिहार। सम्राट चौधरी कौन है? नीतीश कुमार के बेटे कौन है? जीतन राम मांझी के बेटे मंत्रिमंडल में है, कुशवाहा के बेटे मंत्रिमंडल में है, पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे रामविलास पासवान, सबके तमाम। तो परिवारवाद की बात करने वाली पार्टी किस मुंह से? नरेंद्र मोदी कहते कुछ है, करते कुछ है, देश जानता है। सिर्फ और सिर्फ जुमलेबाजी और सिर्फ इवेंट वाली सरकार है, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। इसके पीछे क्या वजह है? प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि 1 साल तक सोना ना खरीदो, तेल जो संसाधन है, तेल कम खर्च करो। अपनी कमियों को छुपा रहे हैं। अपने जो देश के अंदर आज जो हकीकत है असली, उसको छुपाने का काम कर रहे हैं। अभी भूमिका बना रहे हैं। आप देखना, एक ऐसा माहौल बना रहे हैं आने वाले समय में क्या क्राइसिस आएंगे। आपको नहीं पता था कि देश में क्राइसिस चल रहे हैं? आपको नहीं पता डॉलर 96 रुपए तक पहुंच गया? आपने क्या उसको रोकने के लिए काम किया? आपकी सरकार की क्या नीतियां हैं जो देश की जनता पर इनका प्रभाव ना पड़े? तो सरकार नीतियां नहीं बना रही, अभी भी इवेंट में लगी हुई है। आपने देखा होगा भी हमारे मेरठ में भी रिक्शा में, ऑटो रिक्शा में एक फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी होगी। अब देख लो उनके काफिले चल रहे हैं। कोई नेता ई रिक्शा से चल रहा है, कोई साइकिल से चल रहा है। हाँ, एक पूरी बाढ़ से आ गई, बस सब लोग कह रहे हैं एक वापस कर दी। फोटो मैं कहता हूँ इवेंट, वो इवेंट सबको दे दिया है मोदी जी ने। अब वो सारे बीजेपी के कार्यकर्ता एक दिन का इवेंट करेंगे। मोदी जी भाषण में कहने के बाद अगले दिन रोड शो करते हैं हैदराबाद में जाके। तो मोदी जी तो अपने खुद ही नहीं रुक रहे। कल मध्य प्रदेश में एक वीडियो वायरल है, उन्हीं के पार्टी के नेता 500 गाड़ी का काफिला लेकर चलते हैं। तो शपथ ग्रहण में जा रहे थे कहीं? ये तो सिर्फ इवेंट था मोदी जी का, इवेंट उन्होंने कर दिया और नया इवेंट लाने की सोच रहे होंगे कुछ ना कुछ।
तो 2027 में क्या लग रहा है आपको, क्या होने वाला है? 2027 में निश्चित तौर पर बीजेपी उत्तर प्रदेश में चुनाव हारने जा रही है। 24 में उसकी झांकी उत्तर प्रदेश की जनता दिखा चुकी है और दिल्ली लखनऊ में जो आपसी खींचतान भी है ना बीजेपी की, वो भी आप देखना 4 महीने में 2 महीनों में सड़क पर आने जा रही है। तो साथियों, हम लोग बात कर रहे थे अवनीश काजला जी से। आप कांग्रेस के, चूंकि पहले एनएसयूआई जो एनएसयूआई संगठन है जो छात्रों का, उसमें बहुत अच्छी भूमिका में रहे, यहाँ अध्यक्ष रहे और यहाँ लंबे समय कांग्रेस के जिला अध्यक्ष रहे, और अब कांग्रेस की तमाम जो गतिविधियाँ होती हैं, जो भी आंदोलन की रणनीति होती है, उसका एक हिस्सा है और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अभी सदस्य हैं। इस समय लगातार संघर्ष करते हैं और आप सबसे बड़ी बात यह है कि आप किसान परिवार से हैं, तो इसलिए लगातार किसानों की बात करते हैं, नौजवानों की बात करते हैं, मजदूरों की बात करते हैं, व्यापारियों की बात करते हैं। और जब जब कोई सरकार के द्वारा कोई ऐसा कदम उठाया जाता है तो उस पर लगातार सवाल खड़े करते हैं। अभी इन्होंने कहा कि डॉलर लगातार बढ़ता जा रहा है, डॉलर 96 रुपये हो गया, इस पर कोई बोलने को तैयार नहीं है। तमाम संसाधन जो हैं देश में वो घटते जा रहे हैं, इस पर कोई बोलने को तैयार नहीं है। और बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं जिसे रेज करते हैं। तो हम लोग बात करते हैं अवनीश काजला जी से। आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और आप अवनीश जी की बात से कितने सहमत हैं, एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप जरूर बताइए। नमस्कार।